Hi everyone, welcome to my channel. Today we'll do lesson number 2.4, the fall of Troy. ठीक है, तो this story is about a city called Troy. Okay, but the story is written in the form of an epic. What is an epic? Epic is a long poem, or epics are long poems that relate the deeds of a great national hero or a great national war. Okay, देश की हिस्ट्री में कुछ आया, कुछ बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ है या कोई बहुत ही बड़ा हीरो है, उसके बारे में जब स्टोरी फॉर्म में लिखा जाता है तो उसको एपिक कहा जाता है. ठीक है, तो दे ऑफन टेल ऑफ अ नेशंस अर्ली हिस्ट्री. ये ऑफन का मतलब क्या है? ये ऑफन का मतलब है कई बार, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो स्टोरी है ये वो नेशन की, वो देश के अर्ली हिस्ट्री या उनके इतिहास के बारे में बताता है, लेकिन ये हमेशा ये सच नहीं होता है, जैसे हम आगे देखेंगे. ओके, सो दे ऑफन टेल ऑफ ए नेशंस अर्ली हिस्ट्री. दे मे बी कंपोज्ड एंड संग और रिसाइटेड फॉर मेनी ईयर्स बिफोर दे एक्चुअली रिटन डाउन. तो इनको कई सालों के बाद लिखा जाता है. तो इनिशियली ये लिखा नहीं जाता है, ये गाया जाता है या तो पोएम जैसे रिसाइट किया जाता है. ओके, तो इधर एक आपके लिए क्वेश्चन है, हाउ आर एपिक्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. ट्रांसमिट मतलब एक जनरेशन से दूसरे में पहुंचाया कैसा जाता है, कैसे? बाय सॉन्ग और रेसिटेशन, बाय सिंगिंग एंड रिसाइटिंग द कॉम्पोजिशन फॉर मेनी ईयर्स, एंड बहुत साल के बाद ऑफन इट इज रिटन डाउन, जैसे अभी हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज इन द रिटन फॉर्म. ओके, द टू फेमस संस्कृत एपिक्स आर, हमारे देश के जो संस्कृत एपिक्स हैं वो है रामायण और महाभारत. ठीक है, तो यूरोपियन लिटरेचर के दो ग्रेट एपिक्स है, द इलियाड एंड द ओडिसी. ठीक है, हमारे देश के जो एपिक्स है महाभारत है और रामायण है. फिर जो ग्रीक देश के जो एपिक्स थे उनका दो का नाम है इलियड एंड द ओडिसी. ठीक है, द इलियड एंड द ओडिसी. जस्ट एज इन इंडियन लिटरेचर वी गो बैक to just as in the Indian literature we go back to stories from the Ramayana and the Mahabharata, so in the literature of western countries they go back to the Iliad and the Odyssey. ठीक है, just as children all over India know the names of stories of Ram and Sita, Yudhishthir and Arjun and Draupadi, so children in western countries know the names of Hector and Odysseus and Achilles and Helen of Troy, the most beautiful woman of the world, because of whom the Greek and Trojans fought for 10 long years. यूजुअली ये जो युद्ध, बहुत पहले जो युद्ध होते थे कोई लेडी के ब्यूटी की वजह से होते, मतलब किसी किंग को कोई लेडी पसंद आ जाती थी, उसको लेने के चक्कर में युद्ध भी हो जाता था. ओके, तो ऐसे टाइप के स्टोरीज एपिक्स है. ये यूजुअली ये सब मिथोलॉजी है, ये सब, इसमें कोई सच्चाई नहीं रहती है, ये सब स्टोरीज है. ओके, तो हमको इसको रियलिटी करके समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे हमको कुछ मे भी कुछ लेसन मिल सकता है. ओके, तो हम लोग देखते हैं कि ये फॉल ऑफ ट्रॉय में क्या हुआ था. अभी हम पढ़ते हैं यहाँ से. Nobody knows for certain who the author of this early epics is. ठीक है, it is thought that they arose and developed with the nation itself and were handed down from singer to singer till perhaps one great poet gave them their final form. इसका मतलब क्या है? ये जो epics लिखे थे वो किसने लिखे थे वो भी किसी को पता नहीं है. ओके, nobody knows for certain who the author of this early epics is. ठीक है, लेकिन ये समझा जाता है कि ये जैसे जैसे नए नए देश जैसे जैसे फॉर्म हुए थे उनके साथ साथ ये स्टोरीज भी डेवलप हुई थी. ठीक है, और कैसे आगे वाली जनरेशन को कैसे पहुंचाया गया? सिंगिंग के थ्रू. उनके पास ऐसे सिंगर्स रहते थे जो ये सब स्टोरीज याद करके रखते थे, और वो याद करके जब बुढ़े हो जाते, बुढ़े उनके मरने के पहले ऑलरेडी उनके पास लोग रहते थे जो ये पोएम रिसाइट करके याद करके रखते थे. तो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, उनके बच्चे के बच्चे, मतलब ऐसे पास ऑन होता था. तो दैट्स हाउ आज हमको ये जो फाइनल फॉर्म में जो हमारे पास जो एपिक्स है वो फाइनली लिख दिए गए. लेकिन इसको ट्रांसमिट किसने किया था? सिंगिंग बाय सिंगिंग एंड रेसिटेशन ऑफ द एपिक्स. ओके, इसलिए एपिक पोएम फॉर्म में लिखा जाता था जिससे वो याद करने के लिए ईजी होता था. अभी हमारे पास वो स्टोरी फॉर्म में है. Okay, it is believed that the Iliad and the Odyssey were composed and recited by a blind poet named Homer, who lived about 900 BCE and who wandered from one Greek city or village to another, singing his poems to all who would receive him in their homes and give him hospitality. Okay, बहुत लंबा सेंटेंस है. ये सेंटेंस का मतलब क्या है कि एक ब्लाइंड पोएट था, मतलब अंधा था, उसका नाम था होमर. हिज नेम वॉज होमर. ही लिव्ड अराउंड 900 BCE. ठीक है, और ये क्या करता था, लोगों को ऐसा लगता है कि इसी ब्लाइंड पोएट ने ये इलियड एंड ओडिसी लिखा है. ठीक है, एंड ये क्या करता था, एक सिटी से दूसरे सिटी या एक गांव से दूसरे गांव, शहर टू शहर, गांव से गांव जाता था, और ये जो पोएम्स है वो पढ़ के
दूसरों को सुनाता था या तो गा के सुनाता था, किसको, जो भी उसको अपने घर में प्यार से अंदर बुला के उसके साथ व्यवहार करते थे उनको सुनाता था। ओके, दिस वॉन्डरिंग सिंगर हैज बीन ऑनर्ड थ्रू द एजेस, तो इनको बहुत इज्जत दी गई है, नॉट ओनली इन ग्रीस बट इन ऑल यूरोप। ठीक है, एंड एज द फादर ऑफ यूरोपियन पोएट्री, तो यूरोप का जो पोएट्री है उसका फादर होमर को समझा जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि घूम घूम के अपना गाना दूसरों को सुनाते थे। ठीक है, तो द इलियड इज द स्टोरी ऑफ इलियम और ट्रॉय। तो अभी जो इलियड करके जो है ना, द इलियड एंड द ओडिसी, अब इसमें से द इलियड के बारे में हम इधर पढ़ेंगे। जो इलियड है ना, वो किसका स्टोरी है? एक स्टोरी ऑफ इलियम, एक सिटी के बारे में। वो इलियम भी बोला जाता था और ट्रॉय भी बोला जाता था। ओके, a rich trading city in Asia Minor, the narrow sea that leads from the Aegean to the Black Sea. Okay, इधर एक क्वेश्चन है, पहले देख लेते हैं। Why is Homer honored with the title father of European poetry? क्यों ये होमर को माना जाता है द फादर ऑफ यूरोपियन पोएट्री? क्योंकि बिलीव किया जाता है कि उन्होंने ही इलियड एंड ओडिसी लिखा था, एंड ही वाज वन, इट इज बिलीव दैट ही वाज द वन हु रोट द इलियड एंड द ओडिसी, एंड ही वाज आल्सो ब्लाइंड, but he used to roam the Greek cities and villages singing his poems to all who would receive him in their homes and give him hospitality. And this wandering singer has been honored through the ages, not only in Greece but in all Europe, as the father of European poetry. Okay, so that's why he is honored. Now the Iliad is a story of Ilium or Troy. एक सिटी था इलियम, उसको ट्रॉय भी बोला जाता था। कैसा सिटी था वो? रिच ट्रेडिंग सिटी इन एशिया माइनर। एशिया माइनर में, एशिया के अंदर ही था, एशिया माइनर में इट वॉज अ वेरी रिच ट्रेडिंग सिटी, मतलब बहुत ही अमीर सिटी था। वेयर वॉज इट लोकेटेड? नियर द नैरो सी दैट लीड्स फ्रॉम द एजियन टू द ब्लैक सी। एक एजियन सी से लेके ब्लैक सी तक जाने के बीच में एक पतला सा एक और समंदर आता है, वो समंदर के किनारे में ये सिटी लोकेटेड था। ओके, इट वॉज वेल सिचुएटेड मतलब उसका लोकेशन बहुत अच्छा था, मतलब ट्रेडिंग के लिए और सब चीज प्रॉस्पर होने के लिए बहुत अच्छा लोकेशन था, बोथ फॉर कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, मतलब पानी भी था सफिशिएंट और शिप्स भी आते जाते थे, तो अच्छा क्रॉप्स भी ग्रो कर पाते थे और ट्रेडिंग भी कर पाते थे। इसलिए द लोकेशन फॉर दिस सिटी वॉज वेरी गुड बिकॉज इट वॉज इन एशिया माइनर वेयर नियर द नैरो सी दैट लीड फ्रॉम द एजियन टू द ब्लैक सी। इन फ्रंट ऑफ द सिटी वॉज द सी ओवर विच सेल्ड द शिप्स ऑफ ट्रॉय। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द सिटी के आगे की तरफ क्या था? द सी इन विच सेल्ड द शिप्स ऑफ ट्रॉय कैरिंग गुड्स एंड ग्रेन। ठीक है, तो सिटी के आगे की तरफ क्या था? द सी, वो समंदर जिसमें सेल्ड द शिप्स ऑफ ट्रॉय, क्या लेके जाते थे वो शिप्स? गुड्स एंड ग्रेन्स। तो ट्रॉय सिटी के आगे जो समंदर था उसमें ट्रॉय के शिप्स सेल करते थे, क्या लेके जाते थे? सामान और दाने, अपना दाना है ना, ग्रेन्स, राइस, व्हीट, ये सब लेके आते थे। एट द बैक रोज द हाई पीक ऑफ माउंट ईडा। पीछे क्या था? एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उसका नाम क्या था? माउंट ईडा। एंड व्हाट? फ्रॉम विच फ्लोड द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। ये माउंटेन से बहुत सारे झरने बहते थे। ठीक है, ये झरने क्या करते थे? नीचे जो वैलीज में जो ये क्रॉप्स ये लोग लगाते थे उसको पानी बहुत सप्लाई होता था, सफिशिएंट पानी था क्रॉप्स के अच्छे बढ़ने के लिए। तो आगे की तरफ समंदर था जहां पर ये लोग से ट्रेडिंग कर पाते थे, और पीछे क्या था? एक बहुत ही बड़ा पहाड़ था जिसमें से अच्छे अच्छे झरने बहते थे नीचे। ठीक है, द वैलीज अमंग द हिल्स वेर वेल वाटर्ड एंड फर्टाइल। तो जो वैली था वो बहुत ही अच्छे से पानी था उसमें और बहुत ही उपज बहुत अच्छा मिलता था उनको, विथ कॉर्न growing in fertile fields and cattle feeding on the rich grass of the meadows while sheep fed on the slopes of the hills. So how did the location of Troy help it to grow into a very rich prosperous city? कैसे ट्रॉय इतना अमीर एक सिटी बन गया और बहुत ही प्रॉस्परस कैसा हो गया? बिकॉज ऑफ सम रीजन्स ना, हमने अभी जो पढ़ा ये पैराग्राफ में क्या था? एक तो इट वॉज नियर द नैरो सी दैट लेड फ्रॉम द एजियन सी टू द ब्लैक सी. In front was the sea which sailed the ships of Troy. At the back was Mount Ida, from which flowed many rivers and streams, well watered and fertile valleys. Okay, so this was the reason. You'll get the answer in this paragraph. Okay, so it was located very well located, and it was very strong also. अभी देखेंगे कि how they made themselves strong. Around their city, the Trojans, एक्चुअली ये ट्रोयंस होना चाहिए. ये जो जे है यूजुअली जो ओरिजिनल इंग्लिश में ये जे को य करके बोला जाता है, लेकिन चलो हम कंफ्यूजन नहीं करने के लिए हम इसको ट्रोजन्स बोलेंगे, लेकिन एक्चुअली होना चाहिए ट्रोयंस. ओके, एनीवे, राउंड देयर सिटी द ट्रोयंस हैड बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग वॉल सो दैट नो एनिमी शुड अटैक देम फ्रॉम द सी. तो उन्होंने अपने सिटी के चारों तरफ क्या किया था?
they had built a strong wall. Why? So that no enemy could attack them from the sea. समंदर से कोई उनको अटैक ना कर पाए. The wall was so broad that people could stand and sit and walk on it. कितना बड़ा वॉल था, वो इतना चौड़ा था कि लोग उसके ऊपर बैठ के चल के बैठ सकते थे, खड़े हो सकते थे, चल सकते थे. The great gates stood open and people could go to the seashore outside and come in as they pleased. और उनके बहुत ही बड़े दीवार ये गेट्स भी थे, ठीक है, और वो गेट हमेशा खुले रहते थे. तो जो बाहर जो सी था उसकी जो शोर में लोग आराम से अंदर जब बाहर करते थे और बहुत ही एंजॉयबल लाइफ जिया करते थे. बट इन टाइम्स ऑफ वॉर द गेट्स वुड बी क्लोज. जब युद्ध का समय होता तो क्या करते थे, वो गेट बंद कर देते. एंड देन द सिटी वॉज लाइक अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस. एक बार गेट बंद कर दिए तो क्या हो गया, पूरा चारों तरफ दीवार भी और गेट भी बंद हो गया, तो मतलब एकदम ही स्ट्रॉन्ग एक फोर्ट्रेस बन जाता था, एक बहुत ही सेफ जगह बन जाता था, फोर्ट्रेस. ओके, quite safe from all attack, protected by the walls surrounding it as well as by the hills behind it. उनको डबल प्रोटेक्शन कैसे था, एक तो उनका वॉल था और पीछे एक बहुत ही बड़ा पहाड़ था, तो इसके लिए वो लोग बहुत ही प्रोटेक्टेड प्लेस में रहते थे. Thus Troy was a strong city. इसलिए ट्रॉय एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिटी था, strongly protected by its walls and strongly defended by its brave soldiers. So they were well protected by the hill behind them, by the city walls, and they were strongly defended by its brave soldiers. तो उनके जो strong soldiers थे वो भी उनको protect करके रखते थे. तो इधर एक question है, how were the Trojans protected during war time? 1. A strong wall around their city. 2. Gates that were closed at war time. 3. The hills behind the city also protected them. And 4. Brave soldiers who defended it. Okay, so now what happened to this city? क्या हो गया, लफड़ा क्या हो गया? But all the kings and heroes of Greece had declared war against the Trojans because Paris, a prince of Troy, had persuaded Helen. तो क्या हो गया था, जो ग्रीस के जो किंग्स और हीरोज थे ना, उन्होंने ट्रोयंस के अगेंस्ट युद्ध डिक्लेयर किया था. वाई? बिकॉज पेरिस, अ प्रिंस ऑफ ट्रॉय, हैड परसुएडेड हेलेन, वाइफ ऑफ अ ग्रीक किंग मेनेलॉस, टू इलोप विथ हिम. क्या हुआ था, एक लड़का था पेरिस करके, एक प्रिंस, ट्रॉय का प्रिंस था, उसने क्या किया, एक ग्रीक किंग था, उसका नाम था मेनेलॉस. मेनेलॉस करके एक ग्रीक किंग था, उसकी एक बीवी थी, उसका नाम था हेलेन. तो पेरिस ने क्या किया, पेरिस ने इसको परसुएड किया, मतलब उसको क्या बोलते हैं उसको फोर्स भी नहीं किया, कैसे बोलते हैं, उसको यकीन दिलाया कि उसे बहुत प्रेम करता है और उसको बोला तुम मेरे साथ भाग चलो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ. तो ये तो शादीशुदा औरत थी और इसके 2 बच्चे भी थे और वो एक राजा की बीवी थी. उसके पति का नाम क्या था, मेनेलॉस. ठीक है, तो पेरिस ने इसको कैसे भी पटा के अपने साथ भगा के ट्रॉय में ले आया था. ठीक है, सो दैट वाज द कॉज ऑफ द वॉर. सो व्हाट वाज द कॉज ऑफ द वॉर? Paris, a prince of Troy, had persuaded Helen, wife of a Greek king Menelaus, to elope with him. So this is why the war had started. So he had brought her to Troy. The Greeks wanted to take revenge on Troy for the wrong done to Menelaus. अभी उनके राजा की तरफ ऐसे कोई गलत करेगा तो किसी को भी गुस्सा आएगा. तो ये ग्रीक्स का भी इरादा था कि however they wanted to take revenge, उनको they wanted to avenge their king. एवेंज और रिवेंज में क्या है, रिवेंज मतलब किसी के ऊपर बदला लेना, एवेंज मतलब अपने मन में एक है, मेरे को अपने किंग को के लिए कुछ तो उनके ऊपर जो गलत हुआ है उससे उनको बचाना है. तो इन लोग ने क्या किया, इनके ऊपर एक वॉर डिक्लेयर किया. सो व्हाट डिड दे डू, दे सेल्ड टू ट्रॉय एंड लेड सीज टू द सिटी. वो लोग चल पड़े ट्रॉय की तरफ और क्या किया, दे बिसीज द सिटी, दे लेड अ सीज, मतलब चारों तरफ से उनको घेर लिया. ठीक है, मतलब वो ना ही बाहर आ सकते, ना ही अंदर जा सकते, ना ही ट्रेडिंग कर सकते, ना ही कुछ कर सकते. ठीक है, द ट्रोजन्स टू फॉट हार्ड एंड द सीज कंटिन्यूड फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स. लेकिन जो ट्रोयंस थे उन्होंने भी छोड़ा नहीं, वो लोग भी बहुत लड़े. ठीक है, तो 10 साल तक ये वॉर चलता गया. तो अभी इधर एक क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द 10-year-old वॉर बिटवीन द ग्रीक्स एंड द ट्रोयंस? हमने यहाँ पढ़ा था, Paris, a prince of Troy, had persuaded Helen, wife of a Greek king Menelaus, to elope with him. That was the cause of the war. Now the fighting went on daily, but the siege did not end. रोज फाइटिंग होता था लेकिन siege खत्म नहीं हुआ, मतलब लोग अंदर ही अटके हुए थे. On the one hand, the Greeks could not take the city, and on the other hand, the Trojans could not force them to sail away. एक तरफ तो ग्रीक्स वो सिटी ले नहीं पाए और दूसरी तरफ क्या हो गया, ट्रॉयंस ग्रीक्स को जाने के लिए भी दे कुड नॉट इवन परसुएड, मतलब उनको
बोले चलो यार तुम चले जाओ, कोई बात नहीं, अभी हो गया, दिस हैज हैपेंड, ओके लेट इट बी, शी ऑल्सो लव्स पेरिस, लीव हर अलोन, लीव हिम अलोन। दे कुड नॉट परसुएट देम, उनको वो यकीन नहीं दिला पाए ये सब। तो ग्रीक्स ने भी लड़ाई करना छोड़ा नहीं और ट्रोजन्स ने भी अपने आप को गिव अप नहीं किया। तो एवरी डे द ट्रोजन्स केम आउट ऑफ देयर गेट्स एंड द ग्रीक्स केम आउट ऑफ देयर टेंट्स एंड शिप्स एंड द फाइटिंग वेंट ऑन। तो रोज क्या होता था, ट्रोजन्स अपने गेट के बाहर आते थे और ग्रीक्स अपने टेंट्स जो उन्होंने पूरा चारों तरफ सिटी के चारों तरफ लगा के रखा था उससे बाहर आते थे और रोज लड़ाई होता था। समटाइम्स देयर वर ग्रेट बैटल्स बिटवीन द टू आर्मीज। किस लिए? ऑल बिकॉज ऑफ वन लेडी कॉल्ड हेलेन हु डिड अ रॉन्ग थिंग बाय रनिंग अवे विद अ यंग मैन। अपने पति को छोड़ के बहुत ही गलत किया उसने। इसकी वजह से देखो 10 लंबे साल तक युद्ध होता गया। समटाइम्स देयर वर सिंगल फाइट्स बिटवीन टू ग्रेट हीरोज। कभी कभी दो हीरो लोग एक दूसरे के ऊपर मतलब के अगेंस्ट फाइट करते थे और कोई आर्मी ज्वाइन नहीं करता था, जैसे ड्यूएल जैसा। समटाइम्स देयर वर सिंगल फाइट्स बिटवीन टू ग्रेट हीरोज। समटाइम्स द ट्रोजन्स हैड द बेटर ऑफ इट एंड समटाइम्स द ग्रीक्स। तो कभी कभी ये ऐसे ही छोटे छोटे में जो युद्ध होते रहते थे दिन भर दिन, उसमें कभी कभी ग्रीक्स जीतते थे, कभी कभी ट्रोजन्स दिखते थे, बट स्टिल द फाइटिंग वेंट ऑन। लेकिन फाइटिंग कभी कुछ कंक्लूजन में आया नहीं, फाइटिंग तो चलता ही गया। फिर ग्रेट हीरोज ऑन बोथ साइड्स वे किल्ड इन द कोर्स ऑफ द वॉर। तो जब तक ये लड़ाई चलती गई काफी सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े हीरो दोनों तरफ से मरे। आफ्टर लीडिंग द डिफेंस ऑफ ए सिटी फॉर 9 years द ब्रेव हेक्टर वॉज एट लास्ट किल्ड बाय अचिलीज हुम नन कुड रेसिस्ट। तो 9 साल के बाद, 9 साल किसने लीड किया था डिफेंस सिटी को डिफेंड करने के लिए? हेक्टर करके एक लड़का था, प्रिंस था, जिसने ये सिटी को बहुत ब्रेवली डिफेंड किया। लेकिन लास्ट में वो भी मारा गया। किसके थ्रू? हु किल्ड हिम? अचिलीज। हाँ, बट अचिलीज हिमसेल्फ वाज किल्ड लेटर ऑन। ये बहुत ही स्ट्रांग आदमी था अचिलीज जिसने हेक्टर को मारा, लेकिन बाद में अचिलीज भी खुद मर गया। कैसे? उसके ऊपर किसी ने एक पॉइजन एरो डाला जो उसके हील में घुस गया। इधर एक क्वेश्चन है, वो पढ़ के आगे जाते हैं। फाइंड द स्टोरी ऑफ वाई हेलेन वॉज परसुएटेड बाय द गॉडेस एफ्रोडाइट टू एलोप विद पेरिस। अभी इसकी वजह से हमको पता चलता है कि ये मिथोलॉजी है। इसमें बहुत ही बड़ा एक अजीब सा स्टोरी इसमें घुसाया है बीच में कि ये वाई हेलेन को किसने पेरिस के साथ भागने के लिए फोर्स किया, मतलब उसको बोला नहीं तुमको इसके साथ कैसे हुआ। इसके पीछे एक स्टोरी है। द स्टोरी इज दैट एफ्रोडाइट करके एक गॉडेस टाइप की थी बोलते हैं। हाँ, उसने पेरिस को क्या प्रॉमिस किया था कि अगर वो क्या हो गया था, ये कहीं तो गया था पेरिस, तो उधर 3 गॉडेसेस उसके सामने आई एंड दे टोल्ड हिम दैट अगर तुम हमको चूज करोगे तो हम तुमको कुछ वरदान देंगे। ओके, वील गिव यू समथिंग इफ यू चूज विचएवर वन ऑफ अस यू चूज, वील गिव यू समथिंग। तो उसमें जो तीनों गॉडेस में थे, पेरिस ने एफ्रोडाइट करके जो गॉडेस है उसको चूज किया। ओके, तो एफ्रोडाइट ने क्या किया? एफ्रोडाइट ने बहुत ही जिस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट किया, उसने बहुत पेरिस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया और उसने एक ये भी वरदान दिया कि अगर तुम मेरे को चूज करेगा, इफ यू चूज एफ्रोडाइट, मतलब इफ पेरिस चूजेस एफ्रोडाइट देन एफ्रोडाइट विल गिव हिम द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन एज वाइफ। लेकिन प्रॉब्लम क्या था? एफ्रोडाइट को इसने चूज तो किया, अभी एफ्रोडाइट अटक गई। क्यों? क्योंकि जो सबसे सुंदर औरत थी वो शी वॉज ऑलरेडी मैरिड टू किंग मेनेलॉस। जो ये हेलेन थी, उस टाइम दुनिया में सबसे सुंदर औरत वही दिखी थी। तो अभी वो सबसे सुंदर औरत तो ऑलरेडी मैरिड है, तो अभी उसको कैसे दिलाएगी? तो उसने जाके हेलेन को ऐसा कुछ बोला कि तुमको कैसे भी उसके साथ पेरिस के साथ जाना है करके उसने उसको यकीन दिला के भागने के लिए उसको परसुएड किया। तो दैट इज अ स्टोरी बिहाइंड दिस वाई हेलेन वॉज परसुएडेड बाय गॉडेस एफ्रोडाइट टू एलोप विद पेरिस। क्योंकि उसने एक प्रॉमिस दिया था एफ्रोडाइट ने, अभी उसको फुलफिल करने के लिए उसके पास और कोई तरीका नहीं था क्योंकि हेलेन वॉज ऑलरेडी मैरिड। तो उसी मैरिड लेडी को ही उसको परसुएड करना था। तो यार ये सब स्टोरी है क्यों? क्योंकि ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि हेलेन के अलावा और कोई सुंदर औरत नहीं थी। इसलिए ये जो स्टोरीज हम लोग पढ़ते हैं ये सब मिथोलॉजी है। जो भी स्टोरीज है इसमें, जो भी इसमें एपिक्स के नाम दिए गए हैं हमारे फॉल ऑफ ट्रॉय में स्टार्टिंग के 1-2 पैराग्राफ में, ये सब जो भी एपिक्स है देयर आर ऑल मिथोलॉजी। इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन इसमें से चलो हम लोग कुछ सीख सकते हैं। एक तो हमने क्या सीखा कि ये जैसे ये किसी और के साथ भाग जाना, दिस आर रॉन्ग थिंग्स टू डू। यस, दिस इज नॉट राइट।
So what Helen did, she left her married husband to go after a younger man. These are all wrong things to do. Okay, so what was the end result of these wrong things? We will see as we go ahead. Now we will do part 1 of Troy. In the next video we will do part 2. Let's finish part 1. So what happened? Hector was killed by Achilles. So this is your answer for this question. Find the story of why Helen was persuaded by the goddess Aphrodite to elope with Paris. So the answer is this, that Aphrodite had promised Paris that she would get him the most beautiful woman as wife. The most beautiful woman happened to be Helen, who was already married. So Aphrodite had to persuade Helen to marry Paris. Okay. Now Hector was killed by Achilles, but Achilles himself was killed later on by a poisoned arrow that entered his heel. Okay. The only part of his body where he could be wounded. तो ये एचलीस एक ऐसा कैरेक्टर था जिसको सिर्फ हील में मारने से ही वो मर सकता है. ऐसा भी तो होता नहीं है. एनीवे, ये मिथोलॉजी है, इसलिए हमें पता है कि ये स्टोरी है. ओके, तो उसको एक दिन फाइनली एक एरो उसके हील में लग गया और वो भी मर गया. स्टिल लेटर पेरिस हिमसेल्फ वाज किल्ड आल्सो बाय पॉइजन एरो. अभी जो पेरिस जिसकी वजह से इतना सब प्रॉब्लम शुरू हुआ, वो खुद भी मारा गया. कैसे? एक पॉइजन एरो, किसी ने उसके ऊपर जो एरो फेंका उसमें पॉइजन था और वो भी मर गया. देखो क्या कर दिया हेलन की वजह से. The Trojans were tired of being shut up in their city and the Greeks were longing to see their homes again, but still the fighting went on. अभी देखो ट्रॉयंस 10 साल से सीज में है, ना ही अंदर कर सकते ना ही बाहर सकता है, तो वो लोग भी बहुत परेशान और थक गए थे सिटी बंद होके. और ग्रीक्स भी अभी इतने टाइम से, इतने सालों से अपने घरों से दूर थे, 10 लंबे साल अपने घरों से दूर थे, तो वो लोग को भी बहुत इच्छा थी चलो अपने घर जाते हैं यार अभी. लेकिन both armies were very strong and they didn't stop fighting. Okay, so now what we will do, in the next video we will learn part 2 as well, and then part 1 and part 2 workshops we will do together. Okay, then see you in the next video.